Hello everyone, my name is Dr. Amit Was. Today we discuss lecture number 5.2. This is the lecture is Legendre equation, linear differential equation. इससे पहले लेक्चर में हमने होमोजीनियस इक्वेशन को पढ़ा और वहाँ पर ये डिस्कस किया कि जो होमोजीनियस इक्वेशन हैं वो दो तरीके की इक्वेशन होती हैं। पहली इक्वेशन आयलर कोची थी, इम्पोर्टेंट इक्वेशन थी, क्वेश्चन आता ही है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और उसके बाद दूसरा प्रारूप एक और रखा गया, वो लीजेंडर ने सॉल्व किया है, लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक छोटा सा डिफरेंस है स्टूडेंट, बस जो इक्वेशन इससे पहले आप आयलर कोची पढ़ के आए उसमें यहाँ पर x टू दी पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन डी एक्स एन माइनस वन और प्लस अप टू एंड सो ऑन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आर एक्स होता था। यानी वो इस टाइप की इक्वेशन थी। अगर इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करें तो दिस इक्वेशन इज द पर्टिकुलर केस ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 0 रखने से ये इक्वेशन तैयार हो जाती है। यानी आयलर कोची लीजेंडर इक्वेशन का एक पर्टिकुलर केस है और जो लीजेंडर इक्वेशन है वो जनरलाइज फॉर्म है। यानी हम a की जगह पे 1 और b की जगह पे अगर 0 रखें तो वही लीजेंडर इक्वेशन आयलर कोची इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक पर्टिकुलर केस पढ़ लिया है ऑलरेडी। कैसे उसको करते थे, x की जगह पे e टू दी पावर z का सब्स्टिट्यूशन करके हम उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर लेते थे। उसी फॉर्म में चलते हुए आगे हम इस इक्वेशन को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, लेकिन मल्टीपल में जो डी वाई अपॉन डी एक्स के कोफिशिएंट आया है वो ए एक्स प्लस बी है। तो इसीलिए हम इसके अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट किया जाता है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ई टू दी पावर जेड। इसका मतलब हो जाता है कि जेड इक्वल्स टू लॉग ए एक्स प्लस बी। अगर मैं जैसे वहाँ पर आपको याद होगा मैंने डिफरेंशिएशन किया था इससे पहली वीडियो में, इसको पूरा हमने सॉल्व किया है। अगर यहाँ से मैं डी जेड अपॉन डी एक्स निकालना चाहूँ तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू ए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करूँगा तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज होगा उस पर एक बार बात करते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसे मैं कह सकता हूँ डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। लेकिन जो डी जेड अपॉन डी एक्स की डेफिनेशन है वो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू ए, यानी ये वैल्यू आ गई है तो इसकी जगह पर मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू डी वाई अपॉन डी जेड। इसका मतलब ये हुआ जब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ए एक्स प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए डी वाई। और यहाँ पर जो डी की डेफिनेशन है वो डी अपॉन डी जेड हो गई। यानी मेरा जो सब्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट्स, जैसा मैंने वहाँ भी सब्स्टिट्यूट किया था, तो मेरा सब्स्टिट्यूशन ये हो रहा है कि जहाँ पर ए एक्स प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा उसकी जगह पर मुझे ए डी वाई रखना पड़ेगा और मेरे डी की डेफिनेशन डी अपॉन डी जेड है। यानी जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है एक्स की जगह पर। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में एक बार और देखूं कि ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की जगह क्या रखना है, तो इसके लिए मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं तो ए एक्स प्लस बी एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए डी टू वाई अपॉन डी जेड टू इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। यानी इसकी जगह पर फिर से जब वैल्यू रखी जाएगी तो वो वैल्यू हो जाएगी ए ऑलरेडी यहाँ है, डी टू वाई अपॉन डी जेड टू यहाँ पर है, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू से ए स्क्वायर इंटू ए एक्स 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। यानी इसको अगर सिंप्लीफाई करें
तो ये जब इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा तो ये ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू ए एक्स प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि हम अगर देखें तो इसकी जगह पर ए डी वाई अपॉन डी जेड रखा जा सकता है, यानी अगर इसकी जगह पर हम ए डी वाई अपॉन डी जेड यानी ये वैल्यू रख दें तो ये फिर से हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए ऑलरेडी यहाँ है, उसकी वैल्यू भी ए डी होती है, इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई के साथ और ये भी वाई के साथ। यानी अगर मुझे ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू चाहिए तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, डी इंटू डी माइनस वन वाई हो जाएगा और डी की फिर डेफिनेशन वही डी अपॉन डी जेड हो जाएगी। यानी ये मैंने स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से कर दिया है। ऐसे ही थर्ड डेरिवेटिव के लिए ए क्यूब डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू वाई आ जाता है, तो इस तरीके से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मुझे इसका एक वर्किंग रूल समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे मुझे इसको सॉल्व करना है, कैसे कैसे प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होगी। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं एक वर्किंग रूल समझ लेता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करूँगा। तो स्टेप नंबर 1 में स्टूडेंट्स क्या करना है उसको ध्यान से समझिएगा। स्टेप नंबर 1, पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ई टू दी पावर जेड। इसका मतलब हो जाएगा जेड इक्वल्स टू लॉग ए एक्स प्लस बी। यानी जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे देन उसके साथ साथ ये भी सब्स्टिट्यूशन आपको करने पड़ेंगे। क्या क्या होंगे वो, कि जहाँ पर ए एक्स प्लस बी आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ उसकी जगह आपको रखना होगा ए डी वाई। जहाँ पर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आएगा उसकी जगह पे आपको रखना होगा ए स्क्वायर डी इंटू डी माइनस वन वाई। और अगर कहीं ए एक्स प्लस बी की पावर 3 डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री आएगा तो उसकी जगह रखना होगा ए क्यूब डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू वाई। और यहाँ पर जो मेरे डी की डेफिनेशन है वो डी ओवर डी जेड हो जाती है। तो ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 2, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज after substitution the given differential equation reduce in linear differential equation with constant coefficient। अब हमारी जो इक्वेशन होगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर वो इस कन्वर्ट हो जाती है तो y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई इन जेड इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। यानी ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। बट हमारी गिवन इक्वेशन x में दी गई थी और हमने जो सॉल्यूशन बनाया वो z में बना दिया है।
तो इसीलिए स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अगेन पुट ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे आएगा उसकी जगह e टू दी पावर जेड, यानी जहाँ जेड आता है वहाँ लॉग ए एक्स प्लस बी रख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी वैल्यूज़ आती हैं, जैसे अगर e टू दी पावर 2z आ जाए तो इसका मतलब होता है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर e टू दी पावर कहीं z/2 आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2। यानी इसी के अकॉर्डिंग हम इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर x में फाइंड कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हमें क्लियर होगा स्टूडेंट्स। इस एग्जांपल को देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस लॉग 1 प्लस एक्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि देखा क्या हमारी इक्वेशन लीजेंडर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है। हाँ, लीनियर है और लीनियर में वो लीजेंडर भी दी गई है। तो यहाँ पर लीजेंडर हुआ है क्योंकि 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर d2y/dx2 का कोफिशिएंट बना, तो 1 प्लस एक्स को ही मुझे e टू दी पावर जेड रखना होगा। तो सबसे पहले मैंने 1 प्लस एक्स को e टू दी पावर जेड रखा, यानी z इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स हो गया है। अब अगर मुझे डेरिवेटिव देखने हैं तो उसकी जगह मैं dy रखता हूँ और इसकी जगह पे d माइनस d1 रखता हूँ। चूँकि मेरा जो x का कोफिशिएंट अभी है वो 1 है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक लूँगा, पूरा सॉल्व करूँगा उसे। यहाँ पर मैं 1 कोफिशिएंट लेकर के चला हूँ x का, नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई और कांस्टेंट लेकर के चलूँगा। यहाँ पर मेरे d की जो डेफिनेशन है वो d/dz हो गई है, यानी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी बातें मुझे समझ आ रही हैं। जब मैंने ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट की, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, तो जब मैंने 1 में ये सारी इक्वेशन को, सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखा कि यहाँ पर d इंटू डी माइनस 1 वाई हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स की जगह पे z रखना है तो कोस z हो जाएगा। तो इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई है। हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है, जिससे कि डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 वाई इक्वल्स टू कोस जेड आ गया, और यहाँ पर d/dz यानी कैपिटल D d/dz है, यानी z मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी में सॉल्यूशन लिखना है। एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, क्योंकि मेरी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई है, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट का जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो d की जगह m रखते हैं और y के कोफिशिएंट्स को 0 के बराबर रख देते हैं, तो y का कोफिशिएंट d स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 है और d की जगह पे m भी रखना होता है। तो मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस टाइप की आ गई है। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का तरीका होता है m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इसी डेफिनेशन का यूज़ करके सिद्धाचार्य जी का ये रूल है, जिससे मैं अपने रूट्स निकाल रहा हूँ। तो मैंने अपने रूट्स को निकाल दिया है। जो मेरे रूट्स आए वो 1/2 प्लस माइनस आई 1/2 प्लस माइनस √3/2 ओएटा के साथ आ गए हैं। यानी जो मेरे रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट, यानी अगर मेरे रूट्स अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में हो जाते हैं तो उसके CF लिखने का तरीका मेरे पास था, लेकिन मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो मैं सॉल्यूशन भी z में ही लिखूंगा। तो मेरा जो CF है वो CF हो गया है e टू दी पावर z/2 c1 cos √3/2z प्लस c1 sin 3√3 z, यानी ये मेरा सॉल्यूशन बन गया है। मुझे PI कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, तो PI देख लेते हैं। 1/d स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 कोस जेड। कोस की डेफिनेशन थी फंक्शन में डी स्क्वायर की जगह -1 रखा जाता है, लेकिन फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए, ये चेक करना पड़ेगा। मैंने चेक करके देखा 0 नहीं हो रहा है, -d बचा रह गया। -d नीचे आने का मतलब है कि कोस जेड इंटीग्रेट हो जाएगा। मैंने उसका इंटीग्रेशन किया तो ये साइन जेड हो गया है, तो PI भी आ गया है। हमने CF और PI, यानी ये मेरा CF था और ये मेरा PI है, दोनों का सम कर दिया है तो ये y के बराबर हो जाता है। तो y इक्वल्स टू सोल्यूशन आ गया है CF प्लस PI। बट मेरी जो प्रॉब्लम थी वो x में दी गई थी और मेरे सॉल्यूशन में z आ गया है, तो मुझे वापस सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा।
ए एक्स प्लस बी की जगह ई टू दी पावर जेड रखा गया था, यानी जहाँ जेड आया उसकी जगह पे लॉग ए एक्स प्लस बी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ए एक्स प्लस बी की डेफिनेशन का मतलब हो गया है कि मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, मुझे जेड की जगह रखना पड़ेगा लॉग 1 प्लस एक्स, क्योंकि यही मैंने सब्स्टिट्यूशन किया था। तो मैंने जेड की जगह पे log 1 प्लस एक्स रख दिया है, जहाँ जहाँ जेड आया उसी में मैंने 1 प्लस एक्स रखा, जिससे कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया है। ये मेरा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, यही आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हम थोड़ी सी वेरिएशन ले रहे हैं। एक्स का मल्टीपल इस बार 1 नहीं है, वो 2 हो गया है। अगर मेरा मल्टीपल 2 है तो कैसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन को चेक करते हैं एक बार। ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, जो इक्वेशन दी गई थी उसको देखा, इक्वेशन लीजेंडर है क्या, हमने पता किया हाँ हमारी इक्वेशन लीजेंडर है, होमोजीनियस इक्वेशन है। मुझे उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना पड़ता है, तो मैं उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज करेंगे, पुट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू ई टू दी पावर जेड। इसका मतलब हो जाएगा जेड इक्वल्स टू लॉग 2x प्लस 1। जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसके साथ साथ हमें यह भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है कि जहाँ पर 2x प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, उसकी जगह पे ए डी वाई, ए की जगह पे 2 काम कर रहा है, यानी 2dy हो जाएगा। और जहाँ पर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx2 आया है, उसकी डेफिनेशन थी ए स्क्वायर, ए मतलब 2 का स्क्वायर इंटू डी माइनस 1 और y हो जाता है, यानी ये वैल्यू मेरे पास 4d इंटू डी माइनस 1 y हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स ध्यान से अगर आप देखें तो मैंने पहले भी लिखा है, मेरे इस d की डेफिनेशन d अपॉन डी जेड हो गई है, क्योंकि मेरा पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, अब मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल z हो गया है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बदल जाएगी कि 4d इंटू डी माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ इंटू 2d और प्लस 1 y इक्वल्स टू x गिवन है। अगर x के लिए भी देखें, क्योंकि मैंने अभी 2x प्लस 1 की जगह पर ई टू दी पावर जेड रखा है, तो यानी 2x की जगह पर ई टू दी पावर जेड माइनस 1 और बाई 2 हो जाएगा, यानी 1/2 ई टू दी पावर जेड और माइनस 1। तो हमने पूरी इक्वेशन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से z में कन्वर्ट कर दिया है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4d और प्लस 1 y इक्वल्स टू 1/2 ई टू दी पावर जेड माइनस 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 4d स्क्वायर प्लस 1y इक्वल्स टू 1/2 ई टू दी पावर जेड माइनस 1। अगर और सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा हम इसे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1/4 y इक्वल्स टू 1/8 ई टू दी पावर जेड माइनस 1। क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0, यानी m इक्वल्स टू प्लस माइनस ओएटा/2 हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देते हैं, CF इक्वल्स टू C1 cos Z/2 प्लस C2 sin Z/2। ये हमारा CF हो गया है। अगर हम इसका PI निकालना चाहें तो इसका PI हो जाएगा स्टूडेंट्स, PI इक्वल्स टू 1/d स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू
1/8 e⁻z माइनस इसकी जगह पर भी e⁻0z लिखा जा सकता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 1/d² 1/4 e⁻z/8 हो जाएगा और माइनस 1/d² + 1/4 e⁻0z/8 हो जाएगा। दोनों की डेफिनेशंस हमारे पास हैं। क्या डेफिनेशन होती है अप्लाई कर देते हैं। इसमें हमें फंक्शन की जगह d में 1 रखना होगा, 0 ना बने, और इसमें हमें फंक्शन में d की जगह 0 रखना होगा लेकिन 0 ना बने। तो इससे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होके आ रही हैं कि ये e⁻z/8 अपोन में हो जाएगा 1 में इसकी जगह पर रखूँगा तो 1 4 5 यानी 5/4 हो जाएगा और माइनस इसकी जगह पर जब 0 रखूँगा तो ये e⁻, यानी 1/8 इंटू 1/4 हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी ये e⁻z/10 हो गया है माइनस 1/2 हो गया है। तो ये हमने इसका CF और PI दोनों ही कैलकुलेट कर दिए हैं। अगर कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना चाहें तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन y = हो गया है CF + PI। CF इज cos z/2 प्लस C2 sin z/2 और प्लस PI हो जाएगा e⁻z/10 माइनस 1/2। ये मेरा सॉल्यूशन बन गया। बट मेरा आंसर x में आना चाहिए था, मुझे z में नहीं मिला था। z मैंने अपनी तरफ से रखा, तो मुझे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी मुझे पुट करना पड़ेगा 2x + 1 = e⁻z, यानी जहाँ पर z आ रहा है उसकी जगह पर log 2x + 1 रखा जा सकता है। तो जब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा y = C1 cos 1/2 इंटू log 2x + 1 हो जाएगा प्लस C2 sin 1/2 log 2x + 1 हो जाएगा और प्लस e⁻z की जगह पे 2x + 1 रख सकते हैं, यानी 2x + 1/10 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूट करके अपने आंसर को x में कन्वर्ट कर लिया है। ये हमारी लीजेंडर इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमोजीनियस इक्वेशन का, ये पार्ट है एक। तो दो तरीके की होमोजीनियस इक्वेशन हमने पढ़ी, एक हमारी आयलर-कोची थी और दूसरी हमारी लीजेंडर इक्वेशन है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली वीडियो में हमने आयलर-कोची इक्वेशन को डिस्कस किया और इस वीडियो में हमने लीजेंडर इक्वेशन को डिस्कस किया है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, AKTU के पैटर्न के आधार पर आप लोग इसको अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, 10 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइमुलटेनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमुलटेनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी हमने साइमुलटेनियस इक्वेशन तो ऑलरेडी पहले भी पढ़ी हैं, हम 6th क्लास से ही साइमुलटेनियस इक्वेशन को पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट वो इक्वेशन केवल लीनियर इक्वेशन होती थी। यहाँ पर जो इक्वेशन हम पढ़ेंगे वो लीनियर इक्वेशन के साथ साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ होंगी। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में यही डिस्कस करने वाले हैं, साइमुलटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।